Hello everyone, welcome to EduMask. I hope you all are doing great. So this is our second lecture of management and ethics. In this we will be discussing about introduction of ethics. हम मैनेजमेंट और एथिक्स को पैरेलली लेके चल रहे हैं जिससे कि जो हमारा सिलेबस है वो विद इन द टाइम लिमिट पूरा हो सके। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं जिससे कि जो बच्चे पेड कोचिंग्स अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक हमारा ये कंटेंट पहुंच सके। हमारी इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज़ edumask1008 स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे जितनी भी वीडियोस अब तक आई हैं एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर इकोनॉमी की, मैनेजमेंट एंड एथिक्स की, उन वीडियोस की जो पीडीएफ है उसको आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे एथिक्स के बारे में। हम देखेंगे एथिक्स कहाँ से ड्राइव हुआ है, उसका कोर मतलब क्या है। ठीक है, हमारी इंडियन सोसाइटी में एथिक्स का मतलब क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो एथिक्स क्या है? एथिक्स इज नथिंग बट इज अ सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न्स द एक्शन ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप। तो अगर हम एक सिंपल टर्म्स में देखें तो एथिक्स इज अ सेट, एक सेट है किसका? मॉरल प्रिंसिपल्स का, जो कि किसी ग्रुप, जो एक पर्सन या इंडिविजुअल्स का जो ग्रुप है उसके एक्शन के थ्रू हम पता करते हैं कि भाई दैट ग्रुप इज एथिकल और नॉट। तो सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है? सबसे पहले हम मॉरल वर्ड का मतलब समझते हैं। मॉरल वर्ड का मतलब होता है कि अगर कोई इंडिविजुअल किस तरह से बिहेव कर रहा है, मतलब द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, कि वो आइदर ही इज राइट और रॉन्ग, ही इज बैड और गुड, ये जो उसका बिहेवियर है, पर्टिकुलर बिहेवियर जो है, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? मॉरलिटी कहते हैं उसकी। तो अगर एक इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं तो मॉरल वर्ड आ जाता है, लेकिन अगर हम एक पूरे के पूरे ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं तो अ सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स आएगा, तो उस सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स को ही एथिक्स कहा जाता है। क्लियर? उसके बाद इट इज़ द डिसिप्लिन दैट डील्स विद व्हाट इज गुड एंड बैड और राइट एंड रॉन्ग। तो ये मैंने अभी बता दिया कि मॉरलिटी से ही बना है एथिक्स। मतलब अगर एक पूरा ग्रुप, एक पूरी सोसाइटी, एक कम्युनिटी मॉरलिटी की प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही है कि भाई वो अच्छा है, बुरा है, गलत है, सही है, तो उसी चीज़ को क्या कह देते हैं? हम एथिक्स कह देते हैं। क्लियर? उसके बाद जो हमारा एथिक्स वर्ड है वो ग्रीक वर्ड एथोस से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब होता है कस्टम, हैबिट और करेक्टर। कस्टम आपको पता है, कस्टम का मतलब क्या होता है कि एक सोसाइटी या एक ग्रुप ऑफ पीपल अगर किसी चीज़ को फॉलो करें, किसी फैशन को, किसी ट्रेंड को, ठीक है, बहुत लंबे टाइम से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो वो उनका कस्टम बन जाते हैं। हम कहते हैं ना कि हमारा कस्टम है, ये हमारा ट्रेडिशन है। तो वही चीज़, एक लंबे टाइम से अगर एक ट्रेंड और फैशन फॉलो किया जाता है तो उस चीज़ को कहते हैं कस्टम। हैबिट भी आपको पता है, हैबिट भी वही होती है कि भाई मुझे बुक पढ़ने की हैबिट है, तो मतलब कि भाई मैं रेगुलर बेसिस पे या फिर मेरा एक टाइम फिक्स है कि भाई मैं एक तरह से बुक्स को पढ़ती ही हूँ। क्लियर? करेक्टर भी इंसान का यही है कि भाई वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसकी हैबिट्स कैसी हैं, वही उसका करेक्टर डिफाइन करता है। तो एथिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड एथोस से ड्राइव किया गया। उसके बाद इंडियन कल्चर में एथिक्स का क्या, कहाँ से ड्राइव हुआ है, क्या मतलब है? तो एथिक्स इज धर्मा। धर्मा ओरिजिनेट फ्रॉम धर। धर का मतलब होता है टू होल्ड टुगेदर। ठीक है, एक साथ बांध के रखना या पकड़ के रखना। तो जो फंक्शन है एथिक्स का या धर्म का इज टू होल्ड द ह्यूमन सोसाइटी टुगेदर फॉर स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। तो एथिक्स का मतलब ही क्या हो गया? उसका एक तरह से जो एसेंस है या फिर उसका जो पूरा समरी हम निकालें, निचोड़ जो निकालें, वो क्या होता है? एथिक्स का फंक्शन यही होता है कि वो सोसाइटी को होल्ड करके रखता है और उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे एसेंस ऑफ एथिक्स। अब एसेंस ऑफ एथिक्स, एसेंस का मतलब होता है जिस्ट, समरी। तो समरी पढ़ेंगे हम एथिक्स की, कि इन शॉर्ट अगर हम ब्रीफ में हम बताना चाहें एथिक्स क्या है, तो ये हम अभी इसमें डिस्कस करेंगे। तो एथिक्स इज द स्टडी ऑफ मॉरलिटी, मैंने बता दिया। मॉरलिटी जो है, मॉरलिटी की स्टडी को ही एथिक्स कहते हैं। द एसेंस ऑफ एथिक्स इज टू गाइड अस कि व्हाट इज राइट और रॉन्ग। हमें ये बताने में एथिक्स हेल्प करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। क्लियर? तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो हमें बताएंगे कि एथिक्स को हम किस तरह से डिटरमाइन कर पा रहे हैं, कैसे बताएंगे हम कि भाई ये एथिक्स, ये एथिकली करेक्ट है, ये रॉन्ग है। तो मैंने ना शुड प्रमोट एथिकल कंडक्ट। सबसे पहले तो हमारा जो, मतलब आप मान लो प्राइवेट सेक्टर में है या फिर पब्लिक सेक्टर में है, जो हमारा मैनेजर है वो एथिकल कंडक्ट को प्रमोट करे, कि वो ऐसा बिहेवियर शो करे जिससे कि लगे कि हाँ ये एथिकली सही है, ये बंदा, इसका बिहेवियर अच्छा है, ये इसके अंदर मॉरल जो बिहेवियर है वो है, मॉरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं। क्लियर? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस शुड बी ट्रांसपेरेंट।
जो हम डिसीजन ले रहे हैं, डिसीजन लेने की जो एक एबिलिटी है वो इतनी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उसमें पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, वो पार्शियल नहीं होना चाहिए बिहेवियर, क्या सही है क्या गलत है ये पता होना चाहिए। जो पब्लिक सर्विस के लिए हमारे जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो इतने क्लियर और इतने ट्रांसपेरेंट होने चाहिए कि हम मतलब ये देख पाएँ कि ये जज कर पाएँ प्रॉपर कि भाई वो बंदा एथिकली सही है या गलत है, उसके बिहेवियर में जो उसके मॉरल वैल्यूज़ हैं वो हैं या नहीं है। क्लियर गाइडेंस फॉर इंटरेक्शन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ये मतलब प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए कि हमें कैसे इंटरेक्ट करना है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, मतलब हमें इंडिविजुअली कैसे बिहेव करना है, पर्सनली कैसे बिहेव करना है और पब्लिकली हमें कैसे बिहेव करना है। एथिकल सुपरविजन शुड बी अवेल टू पब्लिक सर्वेंट्स, मतलब पब्लिक सर्वेंट्स के लिए एथिकल सुपरविजन अवेलेबल होना चाहिए कि उन्हें ये पता होना चाहिए अपने लिए भी और सोसाइटी के लिए भी कि उन्हें किस तरह से बिहेव करना है। अप्रोप्रिएट प्रोसीजर शुड एग्जिस्ट टू डील विद मिसकंडक्ट, अगर कोई मिसकंडक्ट होता भी है, कोई अनएथिकल बिहेवियर होता भी है तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए उस चीज़ को चेक करने के लिए, उसकी जजमेंट देने के लिए। क्लियर, दीज आर द एसेंस ऑफ एथिक्स। आई होप दीज आर क्लियर। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ एथिक्स। अब हमें ये देखना है कि हमारे लिए, इंडिविजुअल के लिए और एक पब्लिक या सोसाइटी के लिए कैसे हमारे जो एथिक्स है वो मतलब इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंस फील कराता है हमें। एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर राइट एंड रॉन्ग, ये क्या करता है, सही और गलत के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है, एक बार सेट कर देता है। इट इम्प्रूव्स आवर थिंकिंग, पर्सपेक्टिव एंड जजमेंट, हमारी जो सोचने का तरीका है, हमारा किसी चीज़ को देखने का नज़रिया है, हमें किसी चीज़ पर जजमेंट लेना, इस चीज़ को ये इम्प्रूव करता है। एथिक्स इज द बेसिस ऑफ हेल्दी एंड पीसफुल सोसाइटी, एक अच्छी और पीसफुल सोसाइटी के लिए एथिक्स बहुत ज़रूरी है। इट इज़ द बेस ऑफ द हेल्दी एंड पीसफुल सोसाइटी। ये हमारी मॉरल डिलेमा को सॉल्व करता है। कैसे सॉल्व करता है कि अगर हम ये चेक करना चाहें कि हम मॉरली ठीक हैं, हमने गलत किया है सही किया है, क्योंकि हम खुद से सोचें तो हमें लगता है कि हम ठीक ही हैं, लेकिन एथिकली वो चीज़ सही है या गलत है ये हम एथिक्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ, वो इंडिविजुअली मुझे और एक हमारी जो सोसाइटी है उसको, दोनों को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है कि किस तरीके से हमें बिहेव करना चाहिए सोसाइटी में, किस तरह से हम एथिकली सही हो सकते हैं, हमारी मॉरल वैल्यूज़ कैसे हमें अच्छा या बुरा बनाती हैं। सपोर्ट इन एक्सरसाइजिंग डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन में को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। अब डिस्क्रिशन है क्या, डिस्क्रिशन इज़ नथिंग बट कि हम अपनी बात को रखने का एक तरीका, हमारी बात को रखने का तरीका ही डिस्क्रिशन कहलाता है, कि हम उस बात को इस तरीके से रखें कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे, चाहे वो बात गलत ही है, लेकिन हम उसको रखने का जो हमारा तरीका है वो ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को फील ही ना हो कि वो हम उसको मतलब गलत ठहरा रहे हैं या गलत बोल रहे हैं उसके लिए। किसी गलत बात को भी सही तरीके से कहना डिस्क्रिशन होता है। ठीक है, तो एथिक्स हमारा इस चीज़ को सपोर्ट करता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिक्स इज द वे टू सेल्फ रियलाइजेशन, अगर हम ये समझ गए कि एथिक्स क्या है तो ये अपने आप में एक खुद को समझने का एक तरीका है, सेल्फ रियलाइजेशन का एक तरीका है। क्लियर, ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स। अब हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। तो एथिक्स में मतलब एथिक्स के अंदर जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये सही है या गलत है, तो उसके लिए डिटर्मिनेंट्स बनाए गए हैं और वो कितने हैं, 3 तरह के डिटर्मिनेंट्स हैं हमारे। सबसे पहले आता है द ऑब्जेक्ट, सेकंड इज द एंड एंड थर्ड वन इज द सर्कमस्टेंसेस। अब हम देख लेते हैं ये होते क्या है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जो हमारी जो इच्छा है, जो हम खुद सोचते हैं, हमारी जो फ्री विल है, हमारी जो डिज़ायर है कि हम क्या करना चाहते हैं या क्या सोचते हैं या हमने क्या बोला, ये सारी जो चीज़ें हैं हमने जो की, हमारी जो फ्री विल ने हमें जो करने के लिए कहा, वो किसके अंदर आता है, ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। क्लियर। एंड क्या होता है कि उस काम को जिसको हम कर रहे थे या बोला या सोचा हमने, उसको करने के पीछे हमारा जो मोटिव था या रीज़न था वो किसके अंदर आता है, एंड के अंदर आता है। क्लियर। उसके बाद आता है थर्ड वन इज द सर्कमस्टेंस। सर्कमस्टेंस क्या होता है, उस एक्शन को करवाने के लिए, जो एक्शन हमने किया, सोचा या बोला, कुछ भी बात ऐसी हमने बोली, उसको करवाने के लिए जो सराउंडिंग में जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है, वो होता है हमारा सर्कमस्टेंस। क्लियर। तो ये तीनों चीज क्लियर हो गई, ऑब्जेक्ट, एंड और सर्कमस्टेंसेस। अब किसी पर्सन को एथिकली अच्छा होने के लिए इन तीनों के जो मॉरलिटी के नॉर्म्स है, मॉरलिटी के नॉर्म्स जो हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, उसी की वजह से वो एथिकली अच्छा बन सकता है। क्लियर। अगर वो इन तीनों चीज़ों में अच्छा बिहेवियर शो कर रहा है, ऑब्जेक्ट, एंड और सर्कमस्टेंसेस में, और मॉरलिटी के जो नॉर्म्स है उनको पूरा कर रहा है, तो वो तभी वो पर्सन या वो सोसाइटी अच्छी कहलाएगी एथिकली। क्लियर। ये थे हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स।
अब आता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। अब हमने ये तो देख लिया कि उसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। अब हमें ये कि हमें हमारी सोसाइटी को एथिकली अच्छा भी होना चाहिए, लेकिन उससे क्या होगा, उसके रिजल्ट्स क्या हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं। अगर एथिकली अच्छा होगा, ह्यूमन एक्शन अच्छे होंगे एथिकली, तो उससे हमारी सोसाइटी पे या इंडिविजुअल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये दो तरह से, सबसे पहले इंडिविजुअल के लिए कि इंडिविजुअल पे क्या भाई फ़र्क पड़ता है, और फिर हम पढ़ेंगे सोसाइटी के लिए। सबसे पहले हैप्पीनेस, भाई वो पर्सन खुश रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगी, उसको क्रेडिबिलिटी रहेगी कि ही कैन डू, ही कैन अचीव हिज गोल्स, उसको करने की, किसी चीज़ को करने की उसके अंदर एक एंथुसियाज्म क्रिएट होगा। क्लियर। अकम्पलिशमेंट्स, भाई अकम्पलिशमेंट्स मिलेंगी उसको, उसको जो चाहिए अपनी लाइफ में उसको वो रिजल्ट्स मिलेंगे, वो ग्रो कर सकता है। ठीक है। एक्सेप्टेबिलिटी एंड लाइकेबिलिटी, लोग उसे पसंद करेंगे जब उसका बिहेवियर एथिकली अच्छा होगा, उसके मॉरल वैल्यूज अच्छे होंगे तो लोग उसे पसंद करेंगे। और एक उसके अंदर भी ये हैबिट्स होंगी कि भाई वो चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाए, उसके अपनी गलतियों से सीख पाए। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज डिसीजन मेकिंग, उसकी डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत वैलिड, बहुत अच्छी होगी। वो डिसीजन मेकिंग में अपने सारे मतलब मॉरल वैल्यूज को लगा के सोचेगा कि भाई क्या ठीक है और क्या गलत है। क्लियर। तो एक इंडिविजुअल के लिए एथिकल होना इस तरह से इम्पोर्टेंट है। अब सोसाइटी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है देख लेते हैं। गुड गवर्नेंस, तो एक अच्छी गवर्नेंस के लिए, अच्छी मतलब गवर्नमेंट को अच्छे से चलाने के लिए हमारे पास एथिकल बिहेवियर होना बहुत ज़रूरी है। जस्टिस के लिए कि भाई अगर हम एथिकली करेक्ट होंगे, अच्छे से सोचेंगे किसी चीज़ को, तो हम किसी के साथ गलत कर ही नहीं पाएंगे, इनजस्टिस कर ही नहीं पाएंगे। उसके बाद थर्ड, हमारा एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा। फोर्थ वन इज हेल्दी सोसाइटी, भाई हम अच्छा बिहेव करेंगे तो हमारी सोसाइटी भी हेल्दी बनेगी, हेल्दी कि लोग अच्छे से रहेंगे, गुड बिहेवियर शो करेंगे एक दूसरे के लिए। और फेथ, एक ट्रस्ट वर्दीनेस आती है, एक फेथ बन जाता है, लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं अगर हमारे अंदर एथिकल बिहेवियर होता है तो। क्लियर। तो ये थे कॉन्सिक्वेंसेस। अब ये तो पता चल गया हमें कि भाई हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए, एथिकली सही होना चाहिए, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, इससे हमारी सोसाइटी हेल्दी होती है, हम पर भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। लेकिन ये बिहेवियर है क्या, एथिकल बिहेवियर होते क्या क्या हैं, तो ये अब हम डिस्कस करेंगे आगे एथिकल बिहेवियर्स के बारे में। तो ये हमारे सारे एथिकल बिहेवियर्स हैं, इनको हम डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी क्या है कि एक पर्सन को जो एथिकली अच्छा है, जो बहुत अच्छे नॉर्म्स फॉलो कर रहा है, जो मॉरल वैल्यूज को अच्छे से फॉलो कर रहा है, वो ऑनेस्ट और ट्रुथफुल होगा अपने काम में। वो किसी के साथ गलत नहीं करेगा, कभी किसी को धोखा नहीं देगा, कभी किसी के साथ झूठ नहीं बोलेगा किसी भी तरीके से, तो वो अपनी ऑनेस्टी शो करेगा। क्लियर। दूसरा आता है इंटीग्रिटी। जो पर्सन, जो एग्जीक्यूटिव एथिकली करेक्ट होगा, अच्छा होगा, वो क्या होगा, वो ऑनेस्ट होगा, वो करेजियस होगा, ठीक है, ट्रस्टवर्दी होगा, अपने प्रिंसिपल्स पे रहेगा कि भाई मैं अपने किसी भी चीज़ के लिए वो गलत नहीं करेगा, किसी गलत चीज़ को फॉलो नहीं करेगा, हमेशा सही के लिए लड़ेगा, और कभी भी अपनी मॉरल वैल्यूज़ को बिट्रे नहीं करेगा, कभी भी अपनी उन मॉरल वैल्यूज़ को छोड़ेगा नहीं किसी भी गलत काम के लिए। ट्रस्टवर्दीनेस क्या है कि वो फेथ जनरेट करेगा, भाई वो अपने काम, अपने प्रोमिसेस, कमिटमेंट से लोगों के अंदर फेथ क्रिएट करेगा और ट्रस्टवर्दीनेस बना के रखेगा। फेयरनेस क्या है कि वो कभी भी गलत कमिटमेंट शो नहीं करेगा, कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करेगा, सबको इक्वली ट्रीट करेगा विद टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी, आइदर ऑन द रिलीजन बेसिस, रेस बेसिस, वो किसी के साथ गलत नहीं करेगा, वो सबको इक्वली ट्रीट करेगा। ओके। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा काइंडनेस। जो पर्सन एथिकली अच्छा है, एथिकल बिहेवियर है जिसके अंदर, वो लविंग, कंपैशनेट, जेनरस और काइंड होगा, वो दूसरों की हेल्प करेगा और अपनी काइंडनेस को कभी नहीं भूलेगा, अपने किसी भी गोल के लिए, किसी भी नॉर्म के लिए, अपने किसी भी डिज़ायर के लिए कुछ भी ऐसा नहीं करेगा कि वो अपनी काइंडनेस छोड़े। रिस्पेक्ट, वो सभी लोगों की रिस्पेक्ट करेगा, सबकी डिग्निटी को मेंटेन रखेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, रेस एंड ऑरिजिन। लॉफुल, कि वो हमेशा अगर किसी फर्म में काम कर रहा है या फिर वो पब्लिकली भी कहीं डील कर रहा है तो वो रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करेगा। क्लियर। एक्सेलेंस क्या है, कभी भी अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में वो पीछे नहीं हटेगा, वो पूरी एफिशिएंसी के साथ अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करेगा, और अगर वो किसी चीज़ में लैग भी करता है तो उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। एथिकल बिहेवियर, ये जो हमारी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं उनको एक पर्सन के अंदर जनरेट करता है। अगर किसी पर्सन के अंदर एथिकल बिहेवियर होना चाहिए तो वो उनके पास ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट इज लीडरशिप। लीडरशिप
आपको पता है कि किसी मतलब हम मान लो कि किसी फर्म में हम एज अ लीडर काम कर रहे हैं, तो उसका क्या रोल बनता है कि वो अपने पूरे के पूरे एफर्ट्स लगाए, एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे पॉजिटिव रोल प्ले करे, उसके बाद अपने अपनी जो प्रिंसिपल है और मॉरल थिंकिंग है उनसे जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है अपनी फर्म का या ऑर्गेनाइजेशन को उसको अच्छा बना के रखे। क्लियर? रिस्पॉन्सिबल, वो अपने हर एक्ट के लिए, अपनी हर चॉइसेस के लिए, एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे, वो कभी भी पीछे ना हटे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। दीज आर द एथिकल बिहेवियर्स। क्लियर? तो ये एथिकल बिहेवियर्स होने चाहिए एक पर्सन में जस्ट टू बी एथिकली करेक्ट। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एथिक्स। एथिक्स 4 टाइप के होते हैं: डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स, मेटा एथिक्स एंड अप्लाइड एथिक्स। क्लियर? अब इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स क्या है कि वो एक जनरल वे प्रोवाइड करता है, अलग अलग कम्युनिटी या सोसाइटी में रहने वाले लोगों को एक जनरल वे देता है लाइफ का, कि वो एक जनरल वे में सोच पाए। ठीक है? वो क्या करता है, वो लोगों का जो बिलीफ है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या भाई पनिशेबल एक्ट है क्या एक्सेप्टेबल एक्ट है, उन सारे एक्शंस के बारे में जो डील करता है वो कौन सा है? डिस्क्रिप्टिव एथिक्स है। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स हिस्ट्री और कैसे एथिक्स का डेवलपमेंट हुआ उसको भी पढ़ता है। वो जितने भी हमारे टैबूज हैं, कस्टम्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनका रिकॉर्ड रखता है। इसको कंपैरेटिव एथिक्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंपेयर करता है एथिक्स के पास्ट और प्रेजेंट को एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी को, कि भाई वो कैसे एथिकली, एक सोसाइटी किस एथिक्स को फॉलो कर रही है, किस कस्टम हैबिट को फॉलो कर रही है और दूसरी किस तरीके से फॉलो कर रही है। तो इसलिए इसको कंपैरेटिव एथिक्स भी कहा जाता है। क्लियर? डिस्क्रिप्टिव एथिक्स जनरली क्या करता है, हमारी जो हिस्ट्री है उसके ऊपर काम करता है, उसके साथ डील करता है। हमारा डेवलपमेंट कैसे हुआ है एथिक्स का, वो कितने टैबूज, कस्टम्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता था लास्ट मतलब प्रीवियस हमारे मतलब पास्ट में, उनको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड रखता है उनका। और क्या है, जितने भी लोग हैं जो अपने बिहेवियर से, अपने एक्शन से देख रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उस सब के साथ डील करता है। ये आता है सारा कुछ डिस्क्रिप्टिव एथिक्स के अंदर। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वन इज नॉर्मेटिव एथिक्स। तो नॉर्मेटिव एथिक्स के हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो एक्शंस हो रहे हैं ना, सही या गलत, उसके जो प्रिंसिपल सेट किए गए हैं वो किसके अंदर आते हैं? नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर आते हैं। इसीलिए क्योंकि हम इसके अंदर राइटनेस और रॉन्गनेस पढ़ते हैं, मतलब कि जो हमारे प्रिंसिपल्स जो हैं उनको हम इसके अंदर पढ़ते हैं, इसलिए इसको प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स भी कहा जाता है। इट डील्स विद द सेट ऑफ कंसिडरेशन दैट हाउ वन शुड एक्ट। मतलब इसके अंदर वो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं कि किस तरह से पर्सन को एक्ट करना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव में हम क्या पढ़ रहे थे कि भाई पर्सन किस तरह से बिहेव करता है, और इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि क्या प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं कि पर्सन को कैसे बिहेव करना चाहिए, किस तरह से, क्या सही है और क्या गलत है, इसके अंदर वो प्रिंसिपल्स को डाला गया है। इसकी वजह से ये एक अच्छा रीज़न या अच्छी एक हमें कॉज दे देता है कि हम ये बता पाएँ कि कौन सही है या कौन गलत है, किसने गलती की है, कौन मॉरली गलत है या सही है। ठीक है? और जितने डिफ़िकल्ट डिसीजंस होते हैं कि भाई मॉरली करेक्ट और रॉन्ग को डिसाइड करने में, ये नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर हमें जज करने में हेल्प मिलती है। इसका एक गोल्डन रूल है नॉर्मेटिव एथिक्स का कि हम ऐसे ही दूसरों के साथ बिहेव करें जैसा हम चाहते हैं कि वो हमसे करें। क्लियर? कि हमें दूसरों के साथ वैसे बिहेव करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं वो हमारे साथ करें। आई होप ये क्लियर है। ये गोल्डन रूल है नॉर्मेटिव एथिक्स का। नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर बहुत सारी थ्योरीज भी आती हैं, जैसे मिल्स की थ्योरी है, कांत की थ्योरी है, एरिस्टोटल की थ्योरी है। उसको हम ना अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर? उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स किसके साथ डील करता है? एथिकल कॉन्सेप्ट के ओरिजिन कहाँ से हुआ है उसके साथ। क्लियर? कि एथिकल जो टर्म्स हैं जैसे राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, ये जो सारी जो टर्म्स हैं इसके साथ जो डील करता है वो कौन है? मेटा एथिक्स। इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि एक्शन कैसा है, गुड है, बैड है, इसमें एक्शंस के बारे में नहीं, जो टर्मिनोलॉजी जो यूज हो रही है, टर्म्स जो यूज हो रही है, जैसे गुड, बैड, राइट, रॉन्ग, ठीक है, मोरालिटी, ये सारी जो टर्म्स यूज हो रही हैं, इन सब पे जो हम एक तरह से डील कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, वो क्या है? मेटा एथिक्स के अंदर आता है। मेटा एथिक्स के अंदर जो की थ्योरीज हैं वो हैं नेचुरलिज्म, नॉन नेचुरलिज्म, इमोटिविज्म, प्रिस्क्रिप्टिविज्म। ये चारों थ्योरीज को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर? नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर जो थ्योरी है, जितनी भी थ्योरीज आई हैं हमारी एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस के अंदर, इन सब को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हमारा नेक्स्ट आता है अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स जो है वो डील करता है उन इश्यूज के साथ जिनका मॉरल जजमेंट बहुत मुश्किल है, जिनको हम मॉरली स्टैंड आउट, मतलब वो हमारे लिए
बहुत मुश्किल जजमेंट है कि हम कैसे डिसाइड करें कि ये मॉरली या एथिकली ये चीज़ सही है या गलत है। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि जो अबॉर्शन है वो इमोरल है या मॉरल चीज़ है। यूथनेशिया क्या होता है, किसी को उसकी डिज़ायर से मारना, जब वो बीमारी से बहुत परेशान है या वो पेन में है बहुत और वो चाहता है कि मैं मर जाऊं, तो उसके लिए जब उसको यूथनेशिया का इंजेक्शन दिया जाता है तो उसको कहते हैं यूथेनेशिया, ठीक है, कि अपनी डिजायर से मरना। तो वो इमोरल है या मॉरल है। ह्यूमंस के राइट क्या हैं, एनिमल्स के पास राइट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये सारी चीज़ों को जज करने में जो हमें जो प्रॉब्लम आती है, हमें ये पता करना कि ये एथिकली ठीक है या गलत है, इस चीज़ को कहाँ पे डिस्कस किया जाता है, अप्लाइड एथिक्स में। अब हमें ये चीज़ पता करने के लिए कि ये अप्लाइड एथिक्स है के अंदर आएगा या नहीं आएगा, उसके लिए दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कौन सा है कि द इशू नीड्स टू बी कंट्रोवर्शियल इन द सेंस दैट दे आर सिग्निफिकेंट ग्रुप ऑफ पीपल बोथ फॉर एंड अगेंस्ट। मतलब जो भी हमारा इशू हो, एक तो वो कंट्रोवर्शियल होना चाहिए और उसके अगेंस्ट में और फेवर में बोलने के लिए सिग्निफिकेंट लोग होने चाहिए, इतने लोग होने चाहिए जिससे कि उसको एक कंट्रोवर्शियल इशू बनाया जा सके। क्लियर। दूसरा क्या है कि वो इशू सिर्फ सोशल नहीं होना चाहिए कि हम ये बोले कि सोशल कंट्रोवर्सी है तो ये मॉरल के अंदर भी आएगी, ये मोरालिटी के अंदर भी आएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इशू मॉरल इशू होना चाहिए, वो उसमें एक वो डिस्टिंग्विश होना चाहिए, वो डिफ्रेंशिएट होना चाहिए कि ये सोशल कंट्रोवर्सी नहीं है, ये एक मॉरल इशू है, ठीक है। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जिसके बेसिस पे हम उसको अप्लाइड एथिक्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर। तो इतना हमने आज पढ़ा एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस के बारे में। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें हम जो हमारे थिंकर्स हैं, रिफॉर्मर्स हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं हमारे, है ना, उनकी जो थ्योरीज आई थी, जो रीडिंग्स हैं उनकी, उन सबको डिस्कस करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि हमारा जो फैमिली है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब हमारी जो मॉरल वैल्यूज़ को मतलब गेन करने में कैसे हेल्प करते हैं। तो ये जो हमारा एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस का जो पहला पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। हमने आज इंट्रोडक्शन पढ़ लिया और जो थोड़ा मतलब स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन जो है एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस का, उसको हमने डिस्कस कर लिया। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही है। Thank you so much for watching this video. I'll request you all to kindly share and subscribe it. और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इसकी PDF के लिए। तो thank you so much. Stay safe.